हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमेशा की तरह आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हुआ हूँ और यहाँ पे हमारा टॉपिक होगा जो भंडारण में जो कीट लगते हैं, जो भी अनाज हम उगाते हैं क्रॉप्स को, और उगाने के बाद जब हम हार्वेस्टिंग करने के बाद, जब हार्वेस्टिंग के बाद की जो लास्ट स्टेज की प्रक्रिया है वो हमारा है स्टोरेज, ठीक ना। और जब हम उस स्टोरेज को करते हैं अनाज को, तो उसमें कुछ कीट व्याधि लग जाते हैं, ठीक ना, पेस्ट अटैक करते हैं उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा भंडारण के कीट एवं उनके जो मैनेजमेंट होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। स्टोरेज, ग्रेन पेस्ट और उसके मैनेजमेंट, जो आपके UP SSSC जो AGTA का जो एग्ज़ाम होगा, और साथ ही साथ UP PCS में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो उसके लिए जो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उस पर हम एक विस्तृत अध्ययन यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप एग्री एक्सप्रेस बाय संदीप चैनल पर आप कोई भी जो भी चीज़ें हैं वो आपको फ्री कंटेंट के तौर पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा समय समय से। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं इसमें। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो स्टोर ग्रेन जो पेस्ट होते हैं उनको मेनली तौर से हम दो भाग में विभाजित करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा, अगर देखा जाए तो एक होता है कोलियोप्टेरा जो हमारे आर्डर होते हैं उसके कीट, और दूसरा जो हमारा होता है लेपिडोप्टेरा आर्डर के जो कीट होते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम फर्स्टली जो है उनके आर्डर के हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट यहाँ पे हम कोलियोप्टेरा के गण के जो कीट होंगे उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें जो उसके पंख होते हैं हार्ड इलाइट्रा, वो काफ़ी ज़्यादा कड़े होते हैं, ठीक ना। और बेसिकली रूप से इस गण के जो कीट होते हैं, इस आर्डर के जो कीट होते हैं, बीटिल वीविल्स जो होते हैं, उसमें एडल्ट और जो ग्रब की जो सूंडी की जो अवस्था होती है उनमें ये अनाज में क्या बोला जाता है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो बीटिल और वीविल की जो हैं कीट, वो उनके में जो एडल्ट और ग्रब की जो अवस्था है, स्टेज है, ये क्या बोला जाता है कि हमारे स्टोरेज जो ग्रेन्स होते हैं उसमें ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है, फर्स्ट है चावल का घून, जिसको हम वीविल बोलते हैं, राइस वीविल इसका अंग्रेजी में नाम है, और इसका साइंटिफिक नेम है सीटोफिलस ओराइजी। दूसरा है हमारा अनाज का लेसर बोरर, जिसको हम अंग्रेजी में लेसर ग्रेन बोरर बोलते हैं, ठीक ना। राइजोपरथा डोमिनिका इसका साइंटिफिक नेम है। तीसरा है खपरा बीटिल, जिसको हम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है। रेड फ्लावर बीटिल, जिसको हम लाल आटा भृंग बोलते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम। इसी तरीके से साटूथ ग्रेन बीटिल जो है ओराइजिफिलस सुरिनेमेंसिस। इसके बाद है पल्स बीटिल, कोलोसोब्रोचस माइकुलेटस। ग्रैंडनट बीटिल, कैरिडियन सेरेटस। सिगरेट या तंबाकू बीटिल इसको हम बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है लेसियोडर्मा सेरिकॉर्न। और जो हमारा ड्रग स्टोर बीटिल जो है उसका है सेटोगोबियम पेनिसियम, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो हमारे कोलियोप्टेरा गण के जो कीट हैं, जो जिनमें एडल्ट और उसके जो ग्रब होते हैं, उसकी अवस्था जो इफ़ेक्ट करती है, अटैक करती है बीटिल्स और वीविल्स वगैरह,
तो उसके 9 कीटों के बारे में हम यहाँ पर देखे हैं। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। इसके बाद हमारा आता है लेपिडोप्टेरा कीट गण के जो कीट होता है, जिसमें हमारा मॉथ्स वगैरह होता है, ठीक ना। तो इसमें जो लार्वल जो स्टेज है कैटरपिलर, वही इसमें क्या बोला जाता है, अनाज को खाते हैं। और अब देखे होंगे कि जालेनुमा उसमें वेवलिंग संरचना ये तैयार करते हैं, ठीक ना। और इसकी अगर बात की जाए तो इसके जो अडल्ट स्टेज के जो कीट होते हैं वो इसमें नाम मात्र, लगभग नहीं के बराबर वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा अब जो पहला है जिसको एंगोमोइस ग्रेन मॉथ बोलेंगे, तो इसका है सिटोट्रोगा सिरेलेला, राइस मॉथ, कोर्सेरा सेफोलोनिका, इंडियन मील मॉथ, क्लोडिया इंटरपंक्टेला, आलमंड फिग मॉथ, कार्ड्रा कॉटेला, पोटैटो ट्यूबर मॉथ, थोरिमिया ओपरक्यूला। तो यहाँ पे हमारा 5 लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट हैं उनको हम लोग देखें। आइए आगे की तरफ देखते हैं। जो संक्रमण के जो प्रकार होते हैं इसमें, ठीक ना, वो अगर उनकी बात की जाए कि भंडारण जो कीट हैं वो 2 प्रकार से हमारा संक्रमित करते हैं। और पहला हमारा है यहाँ पे इंटरनल फीडर और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल फीडर। तो अब यहाँ पे इंटरनल फीडर की अगर बात की जाए तो इंटरनल फीडर में जो लार्वा और प्यूपा होते हैं अनाज के अंदर रहते हैं, ठीक ना। वो अंदर प्रवेश करते हैं और उसके जो जर्म, जैसे उसके जो भ्रूण होते हैं उसको या उसके एंडोस्पर्म को अंदर से ही खाकर ये खोखला कर देते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि इसमें मादा कीट दाने के अंदर छेद करके या प्राकृतिक दरार में अंडा देती है और उसके बाद इसके लार्वा जो हैं अंदर चले जाते हैं अंडे फूटने के बाद। और जब अंडा फूटने के बाद ये लार्वा अंदर चले जाते हैं तो उनका जो पूरा विकास होता है वो अंदर ही होता है, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो राइस वीविल, लेजर ग्रेन मॉथ, बोरर, पल्स बीटिल, एंगोमोइस ग्रेन मॉथ, ये सब इसके पल्स बीटिल, सिटोट्रोगा, राइजोपरथा, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अगर हम एक्सटर्नल फीडर की अगर बात करते हैं तो एक्सटर्नल फीडर जो हैं उसमें ये कीट दानों की बाहरी सतह पर, ठीक ना, इनकी जीवन को अवस्था जो है वो बाहरी तौर पर होगा, न कि अंदर। अंदर का मतलब वो इंटरनल था, ये एक्सटर्नल है का मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक ना, बाहरी। और या ये पीसे हुए या टूटे हुए अनाज जैसे कि आटा और दलिया चोकर जो हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक ना। तो ये साबुत कड़े दानों को सीधे छेद तो नहीं करते, इसलिए ये प्राथमिक कीटों द्वारा तोड़े गए जो दाने होते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे गेहूँ का ये टुकड़ा है, तो जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है और कुछ उसका भाग अगर बचा रहता है, ठीक ना, अगर वो उस भाग पर ये क्या बोला जाता है, अटैक करते हैं, ठीक ना। जो प्रोसेसिंग के जो जैसे कि मैदा हुआ, चोकर हुआ, उन सारी चीज़ों पर ये अटैक करते हैं, तो उस पर ये पनपने का कार्य करते हैं। तो एक्सटर्नल फीडर ये होते हैं, जैसे कि अगर उनकी बात की जाए तो रेड फ्लावर बीटिल जो हुआ, ठीक ना, खपरा बीटल हुआ, राइस मॉथ हुआ, साटूथ ग्रेन बीटिल जो है हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हमारा है वो एक्सटर्नल फीडर के अंडर में आता है। इसकी कुछ याद करने के ट्रिक्स भी हैं यहाँ पर, जो हमने थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर
आप रैप्स के नाम से इंटरनल को याद कर सकते हैं। रैप्स जो है, या रैस्प भी यहाँ पे याद कर सकते हैं, RASP, ठीक ना। रैस्प इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि जैसे रैस्पिंग चूसने का जो चीज़ है, तो उसको भी याद हो सकता है, नहीं तो यहाँ पर रैप्स तो लिखा ही है, इसको आप याद कर सकते हैं। तो आर का मतलब है राइस वीविल, ए का मतलब है एंग्यूमस ग्रेन मॉथ, पी का मतलब है पल्स बीटिल, और एस का मतलब है सीटोफिलस, ठीक ना, लेजर ग्रेन मॉथ। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको याद हो जाएगा कि वीविल, बोरर, पल्स बीटिल और एंग्यूमस दानों के अंदर घुसकर ये छेद करते हैं। तो इससे आपको इंटरनल फीडर को याद करने का ये आसान तरीका बन सकता है। रैस्प आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद है एक्सटर्नल फीडर। तो एक्सटर्नल फीडर के लिए आप एक याद कीजिएगा फार्म, ठीक ना, जो ऑन द सरफेस यहाँ पे लिखा गया है, तो उसको आप याद कर सकते हैं, ऑन द सरफेस। तो एफ का मतलब है फ्लावर बीटिल, ए का मतलब है एलमंड मॉथ, आर का मतलब है राइस मॉथ, और एम का मतलब है मील मॉथ, इंडियन मील मॉथ, ठीक ना। जिसके नाम की अगर बात की जाए तो फ्लावर, सारटूथ मॉथ, ये बाहर रहकर ये खाने का कार्य करते हैं, ठीक ना। ये प्रोसेस फूड को खाने का कार्य करते हैं। तो इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी एक तो पहला हो गया रेस्प का, और दूसरा हो गया फार्म का, ये दोनों को आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सुरक्षित भंडारण में इसका जो देखिए, हर एक जो अनाज होते हैं, अनाज वाली फसलें, दालों वाली फसलें, सबके लिए एक अपना अलग अलग मॉइस्चर का लेवल होता है, परसेंटेज होता है, ठीक ना। उस प्रतिशत तक आप उस चीज़ को रखते हैं तो उसमें जो भंडारण कीट लगने की संभावना कम रहती है, ठीक ना। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे अनाज में अधिक नमी कीटों और फफूंद जो फंगस होते हैं उसकी वृद्धि का मुख्य कारण बनता है, ठीक ना। तो इसको हम आगे की तरफ देखेंगे कि आखिर एक चार्ट में, जैसे कि अगर सीरियल्स की बात की जाए, जैसे गेहूँ, धान, मक्का, जौ में अगर उनकी बात की जाए, जो सीरियल्स ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें हम 10 से 12% से जो कम होता है उस उतनी नमी रखते हैं, ठीक ना, उसके बीजों में। 12% से अधिक नमी होने पर क्या बोला जाता है कि कीटों में का प्रकोप तेज़ी से बढ़ना देखा जा सकता है। वहीं पर अगर पल्स वाली जो हमारे चना, अरहर, मूंग, उड़द जो फसल वाली जो फसलें होंगी, उसमें अगर हम नमी का प्रतिशत देखें तो 8 से 10% से कम होना चाहिए, ठीक ना। दालों में पल्स बीटल्स के नियंत्रण हेतु 9% से कम का होना, नमी का होना ज़रूरी है। इसके बाद है ऑयल सीड, सरसों और मूंगफली, सोयाबीन, इसमें 6 से 8% से कम होना चाहिए। तेल की मात्रा अधिक होने के कारण नमी बहुत कम रखी जाती है, क्योंकि इसके बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए 6 से 8% इसमें उससे कम ही रखा जाता है, ठीक ना। धनिया और मिर्च, जीरा, स्पाइसेस की जो हमारे मसाले वाली फसलें हैं, उसके जो दाने होते हैं उसमें 6 से 8% से कम का इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो उसके अंदर फ्रेगरेंस जो होता है और उसकी जो क्वालिटी होती है वो नष्ट न होने पाए और उसमें फंगस ना लग पाए, इसके लिए हम उसमें 6 से 8% से कम का क्या बोला जाता है नमी रखते हैं। यहाँ पर कुछ नोट्स के माध्यम से भी है कि जैसे तिल और मसालों में ऑयल कंटेंट की उपस्थिति के कारण पानी सूखने की क्षमता कम होती है, इसलिए 10 से 12% की तुलना में तिलहन व मसालों को काफ़ी कम नमी, जैसे 6 से 8% की तुलना पर भंडारित किया जाता है, ठीक ना। ये हम लोग ऊपर तो देखे ही हैं। तो आइए आगे की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर इसको किस तरीके से जो
कीट लग जाते हैं, इनको मैनेजमेंट का तरीका, इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट होता है, स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें प्रिवेंशन का और जो हाइजीन का जो तरीका है, तो एक तो होता है हमारा सन ड्राइंग, जो हमारा सूर्य के रोशनी में जो उसमें सुखाने का जो कार्य होता है, तो भंडारण से पहले हम अनाज को कड़क धूप में हम सुखाने का कार्य करते हैं। फिर उसके बाद है वेयर हाउसिंग का जो सैनिटाइजेशन होता है, तो जो भी वहाँ पर दरारें हैं, जाले हैं, अनाज का कचरा है, वो सारी चीज़ों को हमको साफ़ कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो दरारों की बात की जाए, तो गोदाम की दीवार, फर्श, छत जो है, उस पर सीमेंट से हम उसकी दरार जो भी बने हुए हैं, उसको हम उससे सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक ना। तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल तरीके से प्रिवेंशन और हाइजीन का जो तरीका है, उसके तरीके से इसको रोकने का कार्य करना, मैनेजमेंट का कार्य। अब इसके बाद आता है हमारा जो केमिकल और फ्यूमिगेशन के तरीके से उसमें रोकने का कार्य करना। तो उसमें होता है सरफेस स्प्रेइंग, ठीक ना। खाली गोदामों में दीवारों एवं फर्श पर मैलाथियान 50% ईसी का एक संबंधी 100 के घोल में इसको मिलाकर छिड़काव करते हैं, ठीक ना, घोल बनाकर। तो एक तो पहला ये हो गया कि इसका मैलाथियान 50% का आप घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। दूसरा है फ्यूमिगेशन का, ठीक ना। फ्यूमिगेशन में आप जो आप प्रयोग करेंगे वो है एल्युमिनियम फास्फाइड, ठीक ना, 56%। तो टैबलेट फार्म में ये सेल्फास के फार्म में आता है, तो उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। 3 ग्राम की एक गोली, और या अगर बताया जाए तो 11 से 15 गोलियां जो होती हैं, 11 से 15 गोली, वो 1000 घन फीट के स्थान के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं, ठीक ना। तो आप इसका आकड़न जो है वो आप 3 ग्राम की जो एक गोली आती है, वो 1 टन के लिए आपके क्या बोला जाता है, पर्याप्त होती है, ठीक ना। और यह गोली हवा जो और नमी के संपर्क में आकर फास्फीन जो गैस होता है उसको रिलीज करती है, जो बंद स्थान पे जो कीड़े और लार्वे जो उसके एग्स वगैरह होते हैं, वो सारे क्या बोला जाता है कि नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर उसका जो फ्यूमिगेशन है उसका 7 से 10 दिन तक पूरी तरह से एयर टाइट तरीके से हम रखे रहते हैं जब फ्यूमिगेशन के समय, और इसे हम मानव या ऐसे क्षेत्रों में प्रयोग न करें। मतलब इसको साफ सीधा बताया गया है कि जैसे जब हम फ्यूमिगेशन करें तो इसको हम ह्यूमन से दूर रखें, ठीक है, क्योंकि उसके व्यक्तियों के लिए ये विषैला हो सकता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं। चलिए, ख़त्म हो गया। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अभी तक आप अगर यहाँ तक वीडियो में हैं तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अपने जो भी साथी हैं, दोस्त मित्र हैं, उनके साथ आप ये वीडियो साझा कर सकते हैं, और लिंक बायो में दिया गया है। आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको छोटे छोटे रील्स के माध्यम से आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर समय समय से आप लोग को जानकारियाँ, परीक्षा अनुपयोगी जो भी जानकारी है वो उपलब्ध कराया जाता है फ्री कंटेंट के तौर पे। यहाँ पर कोई भी चार्जेज आपसे लेने का कार्य नहीं किया जाता है। तो आप अभी तक चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी अगर क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।